प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग मेरे साथ पिछले 3 दिनों से लगातार बायोलॉजी के पार्ट ये देख रहे हैं, बायोलॉजी की सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को। और आज हम लोग देखने वाले हैं पादप आकारिकी। ठीक है, पादप आकारिकी से जुड़े हुए हम लोग आज टोटल 45 क्वेश्चंस देखेंगे, 45 क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके पादप आकारिकी के ही 45 क्वेश्चंस हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। रोज शाम को 7 बजे आपकी ये बायोलॉजी की क्लास होती है, आप सबको पता है। आज का ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करिएगा। आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9235126064, यानी कि 9235126064 पर आप व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो ICAR BHU या फिर यूपी कैटेट के लिए। अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप मैथ या बायो ग्रुप से हैं तो आपको टेस्ट सबमिट करते ही पूरी की पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस गलत किए हैं और आपका उस क्वेश्चन का जो भी गलत है उसका सोल्यूशन क्या है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें होता क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज देने से फ़ायदा हो जाता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, उसके बाद एक टेस्ट देने के बाद आपने देखा कि उसमें आपका ये इस चैप्टर से आपका निगेटिव मार्किंग आ रही है, इस चैप्टर को आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपने अपनी एक डायरी मेंटेन करी, उस डायरी में आपने नोट कर लिया कि हाँ मेरा ये टॉपिक गलत हो रहा है और अब मुझे इस पे वर्क करना है। फिर आप सेकंड टेस्ट दोगे, फिर जब सेकंड टेस्ट में वो टॉपिक आप अच्छे से कर पाओगे तो आपका वही चीज़ पॉजिटिव आने लग जाएगा। जब आप ऐसे 10 से 15 टेस्ट लगा लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप के सारे पॉइंट जो निगेटिव हो रहे होंगे वो ना सारे चैप्टर कंप्लीट होते चलेंगे, क्योंकि आपने अपने जो भी निगेटिव हो रहा था वो तो डायरी में नोट कर लिया, उस पर आपने वर्क किया और उसको आपने अच्छे से याद कर लिया। इस वजह से टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए, है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं पादप आकार की। इसके बाद 8 बजे जरूर आया करिए। 8 बजे कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आता हूं मैं। तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए भी, और बाकी भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी तैयारी कर रहा है JRF वगैरह की या फिर यूपी कैडेट ICAR BHU, जिनका भी 12th में एग्रीकल्चर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। ठीक है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। श्वसन मूल मिलती हैं, श्वसन मूल कहाँ मिलती है? जूसिया में। ठीक है, श्वसन मूल मिलती हैं जूसिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। डहेलिया की जड़ें होती हैं, डहेलिया की जड़ें कैसी होती हैं? कंदल तथा पुलकित, गंदल तथा पुलकित होती हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा है आपका, ऊपर उपरिरोही मूल मिलती हैं। उपरिरोही मूल कहाँ मिलती हैं? जी मिलती हैं आपकी अर्किड्स में। ठीक है, उपरिरोही मूल मिलती हैं अर्किड्स में। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। न्यू मेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं। श्वसन मूल प्रायः कहाँ मिलती हैं? मैंग्रोव पादपों में। ठीक है, मैंग्रोव पादपों में मिलते हैं श्वसन मूल, प्रायः मैंग्रोव पादपों में मिलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। अर्किड्स में विलोमन जड़ें होती हैं। अर्किड्स में विलोमन जड़ें होती हैं। किस लिए होती हैं विलोमन जड़ें? तो ये नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं। ठीक है, अर्किड्स में विलोमन जड़ें नमी को अवशोषित करने के लिए होती हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? तो इसका आंसर है आपका आलू। ठीक है, आलू एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्या है। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं, अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं गन्ने में। ठीक है, अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। स्तंभ मूल होती हैं, स्तंभ मूल होती हैं, स्तंभ मूल एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां आपका। जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है। गाजर है एक, गाजर है एक
गाजर क्या है आपका? गाजर है जड़, ठीक है, गाजर एक जड़ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल सीड्स के ठीक पीछे, ठीक है, मूल सीड्स के ठीक पीछे जड़ में सर्वाधिक वृद्धि होती है। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 14वां क्वेश्चन है आपका, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें जो है वो स्तंभ मूल कहलाती हैं, ठीक है, स्तंभ मूल कहलाती हैं। ठीक, ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो पहला है आपका शंक्वाकार जड़ प्याज। तो प्याज शंक्वाकार जड़ नहीं होता, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। बाकी एक बार आप याद रखिए, कुंभी रूप जड़ सलजम, सलजम की कुंभी रूप जड़ होती है। मूली तरकु रूपी जड़, तरकु रूपी जड़ होती है मूली की। श्वसन मूल जो होते हैं वो मैंग्रोव पौधे होते हैं, ये मैंने भी पीछे ऊपर बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका पहला जो है वो शंक्वाकार जड़ प्याज, ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, श्वसन मूल पाई जाती हैं, श्वसन मूल पाई जाती हैं किसमें? राइजोफोरा में, ठीक है, श्वसन मूल जो है राइजोफोरा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़, ठीक है, आरोही जड़ जो है पान की लता में बनने वाली जड़ होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना, ठीक है, तना जो है वो आलू का खाने वाला भाग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है किसका? तने का, ठीक है, तने का रूपांतरण क्या है? पर्णकाय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ठीक है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आलू जो है एक तना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यानी कि भोज्य पदार्थों का संग्रह पत्ता गोभी कहाँ करता है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है पत्तियों में, ठीक है, पत्ता गोभी अपने भोज्य पदार्थों का संग्रह पत्तियों में करता है। एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 22 वाला, ठीक है। तो इन्हें बहुत ही अच्छे से करिए। मैं आपको सिर्फ बार बार कहता हूँ कि आप जब 2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। ना विश्वास हो तो आप इसे एक बार दो बार रिवाइज 2 बार देखिए अच्छे से वीडियो को, और उसके बाद तीसरी बार आप मेरे आंसर मार्क करने से पहले खुद आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका 22 हो गया, पत्तियों में भोज्य पदार्थों को संग्रह करके रखता है पत्ता गोभी। 23 क्वेश्चन क्या है, 23 है आपका, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद, जिसे कंद कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद, शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक तना है? अदरक, ठीक है, शलजम जड़ है, गाजर भी, शकरकंद भी, अदरक जो है वो एक तना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्याज में भोज्य यानी कि खाने योग्य क्या है? तो तना जो होता है वो प्याज में खाने योग्य होता है, ठीक है, उसे जड़ मत समझिएगा, वो तना होता है प्याज। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू जो है एक रूपांतरित तना है, ठीक है, इनमें से ऑप्शन जो भी है यहाँ पर, इनमें से आलू जो है एक रूपांतरित तना है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से किसकी पत्तियां, निम्न में से किसकी पत्ती, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है?
निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो इसका आंसर है आपका शुष्कोद्भिद। ठीक है, शुष्कोद्भिद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल पत्ते का रूपांतरण है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपको पता है, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 31 क्वेश्चन है आपका, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स। जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। ये मैंने पिछले लेक्चर में अपने क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों ने अच्छे से उसे रिवाइज किया है 2 बार या 3 बार तो आपको याद होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सभी चारों चक्र। ठीक है, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं। कौन कौन से जनन चक्र हैं पुष्प के? तो जो पुमंग एवं जायांग। ठीक है, पुमंग एवं जायांग जो है वो पुष्प के जनन चक्र हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है? कौन सा एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है? तो इसमें से उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी फूल के बारे में अगर कहा जाए कि पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं तो ये एक सही बात है। ठीक है, ये आपका सही कथन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कुरिंजी कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वो है फ्लोरिजन स्त्राव। ठीक है, फ्लोरिजन स्त्राव, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्त्राव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। ठीक है, वुल्फिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका ताजा पुष्प समूह। ठीक है, ताजा पुष्प समूह जो है फूल गोभी में वो पौधे का उपयोगी भाग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका आंसर होगा आपका रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है पुष्प। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण। ठीक है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का जो स्थानांतरण होता है उसे परागकण कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, एनिमोफिली परागण है। एनिमोफिली परागण है किसके द्वारा? वायु द्वारा। ठीक है, एनिमोफिली परागण है वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एंटमोफिली परागण है। एंटमोफिली पूछेगा तो किसके द्वारा? कीटों द्वारा। और एनिमोफिली पूछेगा तो वायु द्वारा। इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एनिमोफिली परागण है वायु द्वारा और एंटिमोफिली परागण है कीटों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? चिरेप्ट्रोफिली। चिरेप्ट्रोफिली, चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं चिरेप्ट्रोफिली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, जूफिली परागण होता है। जूफिली परागण होता है किसके द्वारा? जंतुओं के द्वारा। ठीक है,
जूफली परागण जो होता है वो जंतुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑर्निथोफिली परागण होता है किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। ठीक है, ऑर्निथोफिली परागण होता है पक्षियों के द्वारा। तो ये थे दोस्तों आज आपके 45 क्वेश्चन। अभी सिर्फ 45 क्वेश्चन ही रखते हैं और इसके आगे के 45 क्वेश्चन हम आपको इसके बाद वाले लेक्चर में कल इवनिंग में करा देंगे। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर और इसे आप बहुत ही अच्छे से 2 बार रिवाइज करिए, 2 से 3 बार, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इसे एग्जाम में कर पाएँ। आप क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम अगर आपको ये लगे कि आप पुराना वाला भूल रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होया करिए। आप बस उसे आगे सुनते चले जाइए वीडियो को और उसके बाद वापस आप एक बार और प्ले कर लीजिए वीडियो को। जब आप 2 से 2 बार सुन लेंगे फिर आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में बस जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना भी। ठीक है, थैंक यू।